तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा क्या कि इंट्रोडक्शन वाला देखा इस चैप्टर का। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5 से 10 मिनट में आपको वो टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी को ही प्रीफर करना चाहूँगा। अगर आपको एनसीईआरटी कम समय में रिवीजन करना है तो आप देख सकते हो, 5-10 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है या कैसे याद रखना है। आपको हल्का सा आपको बेनिफिट होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ूँगा। और देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में शुरू वाला में, मतलब शुरू इंट्रोडक्शन वाला में भी हमें यह बताया गया था, शुरू में हम लोग पढ़े भी थे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, एनसीईआरटी में यही बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, ओके, एंड ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। और यही प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये प्रोसेस जिसकी वजह से ये सब होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको गैमेटोजेनेसिस में दो के बारे में पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ooजेनेसिस जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होगा। ooजेनेसिस यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओके। ooजेनेसिस यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पहले मैं रफ में एक बार बताना चाहूँगा और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफ ले लिया हूँ और इसी में हम बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस पता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है, ठीक है। तो मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन करने वाले होता है, उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जिस प्रोसेस से ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ooजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ooजेनेसिस कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद ooजेनेसिस, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 पार्ट्स में इसे समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज, ठीक है। और ग्रोथ फेज के बाद हम लोग देखेंगे मैच्योरेशन फेज। क्या देखेंगे, मैच्योरेशन फेज, ओके। तो चलिए देखते हैं। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा यहाँ पे देखिए एक 2n डिप्लॉयड होता है, 2n हमारा डिप्लॉयड होता है और ये हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया। पहले भी मैं आपको बताया गया हूँ शुरू में कि जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है
ये डिप्लॉयड होता है। और मैं क्रोमोसोम की संख्या के बारे में बता देता हूँ। 2n बोले तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एंड n बोले तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, तो आपको मतलब जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया है, 2n होता है, ये डिप्लॉयड सेल है। तो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया मल्टीपल माइटोसिस करता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? मल्टीपल माइटोसिस मेथड, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीपल माइटोसिस मेथड के प्रोसेस से ये क्या बनाएगा? तो ये हमारा बनाएगा मोर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। धीरे धीरे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने सबसे पहला फेज आपको समझाया मल्टीप्लिकेशन फेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में मैंने आपको क्या दिखाया कि जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, ये आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया है, मल्टीपल माइटोसिस मेथड से मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप, पहला आप समझ चुके हैं। और दूसरा स्टेप ग्रोथ फेज में क्या होता है हम बताते हैं। जो हमारा ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज में क्या होता है? रैपिड सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन से किसका फॉर्मेशन होता है? ये भी डिप्लॉयड होता है। फॉर्मेशन ये बनाता है रैपिड सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तो मैंने दूसरा फेज भी आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक है ग्रोथ फेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रोथ फेज, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, इसमें 3 फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है। ये मल्टीपल माइटोसिस मेथड से मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। और ग्रोथ फेज में जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है रैपिड सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, ये प्राइमरी साइट भी बनाता है, ये भी डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मैच्योरेशन फेज में जाएंगे। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है बताते हैं। मैच्योरेशन फेज में जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भाई साहब हमारा करेगा मियोटिक मेथड फर्स्ट। मियोटिक मेथड फर्स्ट करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे हैप्लॉइड क्या बनाएगा? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी, यहाँ लिख देता हूँ स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर, यहाँ पे आपको बढ़िया से लिख देता हूँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारा करेगा, यहाँ पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ।
ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, हाँ। मियोटिक मेथड सेकेंड करेगा, और मियोटिक मेथड सेकेंड से 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्माटिड बनेगा। फिर ये स्पर्माटिड फर्दर वो हो जाते हैं, यहाँ स्पर्म में बनाता हूँ डायग्राम स्पर्म का, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये फर्दर हमारा वो कर देता है, स्पर्म का फॉर्मेशन डिफ्रेंटिएट करके ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा है मैच्यूरेशन फेज। ओके, तो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है 3 फेज में मैंने इसे बांटा है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज एंड तीसरा है मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है मल्टीपल माइटोसिस मेथड करेगा और मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, ठीक है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म। और ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है इसमें रैपिड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और फॉर्मेशन करेगा डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, ठीक है। ये भी ग्रोथ फेज भी खत्म। और मैच्यूरेशन फेज, तो मैच्यूरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मियोटिक मेथड फर्स्ट करेगा और 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मियोटिक मेथड 2 करेगा और स्पर्मेटिड बनाएगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बनेगा। स्पर्म भी हमारा भाई साहब हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसमें 2 और टर्म के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ। हाँ, देखिए, ये हमारा क्या है, स्पर्मेटिड है, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्पर्म है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आसान है। स्पर्मेटिड डिफरेंटिएट मतलब स्पर्मेटिड फर्दर डेवलप करके हमारा क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। तो इसको, इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। बस, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगा और फिर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको जो बात मैंने लिखा है वही इसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी को रीड मारते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें यहाँ नहीं समझ में, यहाँ नहीं समझ में है, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा कमेंट में ही, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। और फिर ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद मैं PYQ वाला वीडियो डालूँगा। 13 ईयर मतलब 30 साल तक, मतलब जो भी PYQ आया है वो मैं वीडियो डालूँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है मैं वीडियो डाल दूँगा। आप मेरे साथ बनाइए क्वेश्चन तो अच्छा लगेगा, साथ में क्वेश्चन सब बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे कि सही कितना हुआ कितना गलत हुआ, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी से आपको लाइन बाय लाइन समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जहाँ अभी थोड़ा देर पहले ही स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में समझाया है। अब एनसीईआरटी को रीड मारेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है कहाँ पे, यहाँ पे बता देता हूँ। टेस्टिस मेल
टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, आपको पहले भी बता दिया हूँ। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल बोले तो स्पर्मेटोगोनिया होता है। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे प्रोसेस आपको इतना सारा मैंने बताया, वही प्रोसेस के मेथड से स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस स्टेज से शुरू हो जाता है, तो आप बोलिएगा प्यूबर्टी स्टेज से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, मैं पहले भी बताया हूँ, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल में स्पर्मेटोगोनिया यूज़ किया जाता है और सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम यूज किया जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है? इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। यह मल्टीपल माइटोसिस मेथड करता है और अपना नंबर को इंक्रीज करता है, ठीक है। डायग्राम में भी मैंने बता दिया है। और जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड होते हैं बोले तो 2n में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है रैपिड सिंथेसिस DNA, RNA, प्रोटीन एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, ठीक है। क्यों 2n होता है? तो देखिए जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है ये भाई साहब 2n होता है, ठीक है। और इसी में रैपिड सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ना मियोसिस हुआ ना माइटोसिस हुआ, तो क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं है। ये 2n है तो भाई ये भी 2n होगा, ठीक है। फिर अब ध्यान देखिएगा, ये प्राइमरी oocyte है, मियोसिस मेथड करेगा। प्राइमरी oocyte जब पहला मियोसिस करेगा उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट मियोसिस करेगा उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। मियोसिस 1 मेथड से ये प्राइमरी oocyte 2n होता है, ठीक है। 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है, n बोले तो 26 क्रोमोसोम। फिर ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करेगा और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा। ये स्पर्मेटिड भी n होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको भी समझा देंगे। व्हाट कुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड बताया है। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होता है, n होता है। क्या होता है? n होता है। और मैंने पहले ही बताया 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, तो n इक्वल टू 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और स्पर्मेटो जो है स्पर्म को बोला जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाता है स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आपको डायग्राम में भी मैंने बताया कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है बोले तो स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस किस प्रोसेस को होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उसी को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और साटोरी सेल इम्बेडेड होता है, स्पर्म इम्बेडेड होता है साटोरी सेल। ये डायग्राम में आपको अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्मिएशन किसे कहेंगे? स्पर्मिएशन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है इसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन यहाँ लिखा होगा। एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहाँ एनसीईआरटी में बढ़िया से नहीं मतलब बताया गया है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म का रिलीज होता है उसी को स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा, डायग्राम से भी आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो और पीछे जाके आप डायग्राम में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब रफ में समझाया है। उसके बाद ये डायग्राम आपको बताते हैं, उसके बाद नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम में हमें सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया गया है। तो ये जो हमारा है, ये जो दिख रहा है इसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल के बगल में ही स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। और जो सेल स्पर्मेटोगोनिया होता है यहाँ पे हमें साटोरी सेल के बारे में बताया गया है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। यहाँ देख सकते हो ये साटोरी सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म को, बोले तो स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाता है स्पर्म में, ठीक है। ये प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइड है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस 1, फिर मियोसिस 1 करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस सेकेंड मेथड से 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाता है, फिर स्पर्मेटिड ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटिड ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोजोआ में। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, ठीक है। तो मैं ऊपर में नोट्स में इजी में ऊपर एक डायग्राम है, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद नीचे ये पढ़ूंगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर जो डायग्राम है उसको एक बार आपको बताता हूँ, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो 4-5 लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, उसको मैं समराइज़ करके यहाँ पे आपको समझाने, मतलब डायग्राम में मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मेल इवेंट होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, क्या होता है, आप ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल, मतलब न्यूरल कंट्रोल नहीं है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर में हमें ये सब के बारे में बताया गया है। उस चैप्टर को मैं इस जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है मैं उस चैप्टर में करूँगा, मतलब इसका PYQ करूँगा, उसके बाद वही चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। तो फिर अगर आप वो वाला वीडियो देख लेते तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। पोस्टीरियर मैं आपको बता देता हूँ, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें 2 ही गो हार्मोन होता है, ठीक है, ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में PN से आप याद रख दीजिए, PN पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। इसी कारण आप PN बोलेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में समझ आ जाएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन होता है, ठीक है। और न्यूरॉन में ADH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 ही को हार्मोन रिलीज होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगर ये आप ध्यान में रखते हैं कि 2 ही को हार्मोन निकलता है, और जो भी हार्मोन अदर जो निकलते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलते हैं, ठीक है। मेजर हार्मोन तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भाई साहब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, ठीक है। और गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गो हार्मोन को रिलीज करेगा, FSH और LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा सार्टोरी सेल को, और सार्टोरी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ठीक है। और LH और दूसरा हार्मोन निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से LH, जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे और सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन करेगा एंड्रोजन का, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ, मेल इवेंट में हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन से गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है, ये गोनाडोट्रोफिन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गो हार्मोन निकलता है, FSH LH। FSH देखिए, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, S से आप ध्यान में रख सकते हैं सार्टोरी सेल, इसमें S आ रहा है, सार्टोरी सेल, सार्टोरी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और LH से आप याद रख सकते हो, LH किस पे, L, ये भी L से शुरू हो रहा है, ये भी L से, इसका फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, L से L तो लेडिंग सेल, L से ध्यान रख सकते लेडिंग सेल, और FSH से सार्टोरी सेल, ठीक है। जो लेडिंग सेल है सिंथेसाइज सिक्रेशन करता है एंड्रोजन का, वही नीचे बताया गया। तो मैं आपको बताता हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू में ही हमें NCERT बता दिया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और ये प्यूबर्टी से शुरू होता है, ठीक है। हाँ देखिए, गोनाडोट्रोफिन रिलीज होगा, हाँ बोले, हाँ यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन से, ठीक है। लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्टिव रहे तो 2 हार्मोन निकालेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे, एंड जो हमारा LH है, नहीं, हाँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा S4 सार्टोरी सेल पे, ठीक है। जो लेडिंग सेल है ये
सिंथेसाइज सिक्रेशन करेगा एंड्रोजन का, यहाँ दिया हुआ है सिंथेसाइज सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। और जो हमारा FSH सार्टोरी सेल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, FSH ऐड करेगा सार्टोरी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद हाँ ओके, सिक्रेशन सम फैक्टर हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा दिया, आप थोड़ा सा स्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं स्पर्म। तो स्पर्म को मैं रफ में नहीं समझाना चाहूँगा, आप एक बार इसको रीड मतलब पढ़ लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म में हमारा 3 पार्ट होता है। स्पर्म में कितना पार्ट होता है? 3। हेड, इतना को पार्ट को हेड कहते हैं, ये छोटा वाला पार्ट को नेक कहते हैं, ये मिडिल पीस और टेल। 1 2 3 पार्ट होता है स्पर्म में। स्पर्म में 3 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। जो हमारा स्पर्म का होल बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। और एपिकल पार्ट A4 एपिकल, A4 एंटीरियर, ये ध्यान रखिएगा। A4 एपिकल, A4 एंटीरियर। एंटीरियर इसे कहा गया है क्योंकि NCERT में हमें इसको रीडिंग मारेंगे तो को पता चलेगा कि जो हमारा एक्रोसोम है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्म में होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, A4 एपिकल और A4 एंटीरियर, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए आपसे, कोई भी पूछ दिया है कि हेड ऑफ स्पर्म में जो हमारा एक्रोसोम है कौन पोजीशन में होता है या कौन सरफेस में होता है, तो आप बताइएगा A4 एपिकल पार्ट में होता है, और एपिकल A4 एपिकल, A4 एंटीरियर भी बोल सकते हो, ठीक है। और हेड में न्यूक्लियस कंटेन करता है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ये नेक रीजन है, छोटा होता है, ठीक है। और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये टेल स्विमिंग में मदद करता है। अगर पूछ दिया जाए कि स्पर्म में हमें मतलब स्पर्म को मतलब कि एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप मिडिल पीस बोलिएगा, आपको बहुत हो जाएगा, इतना में काम चल जाएगा। तो स्पर्म में डायग्राम से भी आपको समझाया, एक बार रीड मार देते हैं। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म के होल बॉडी से कवर होता है। और स्पर्म हेड कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बताया है। और जो हमारा एक्रोसोम है ये एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट में होता है, यहाँ एपिकल पार्ट A4 एपिकल, A4 एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। कवर होता है कैप से, जो एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम फील्ड होता है एक एंजाइम जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में मदद करता है। एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली। एक्रोसोम हेल्प करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन में भी हेल्प करता है, जो फर्टिलाइजेशन में आगे जैसे पढ़ेंगे आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को एंड फैसिलिटेट मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म ह्यूमन मेल इजाकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टर्स एंड नॉर्मल फर्टिलिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्वार्टर्स, जब मतलब कि यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या है इसमें मामला। जो हमारा आपको शुरू में मैंने आप छोड़ दिए, उतना नहीं जाते हैं, जितना सामने जो लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, अगर लाइक यू आने लगे तो मैं फुल वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बहुत बढ़िया से मैं चैप्टर को समझाऊंगा। और एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा, तो अभी मैं छोटा ही वीडियो डालूंगा, ठीक है। ह्यूमन 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 16% जो स्पर्म होता है नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं, और 14% विगरस मोटिलिटी दिखाता है। विगरस मोटिलिटी रहेगा तब ना ओवम के पास जा पाएगा स्पर्म, तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। स्पर्म रिलीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पता है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, ठीक है। फिर एक्सेसरी डक्ट में जाता है, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर मैचुरेशन होता है, मोटिलिटी होता है स्पर्म का। फिर सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म कॉल्ड सेमेन, सेमाइनल प्लाज्मा
और स्पर्म दोनों को मिल जाता है, मतलब मिला के हम लोग सेमेन बोलते हैं, ठीक है। और मेल सेक्स ग्लैंड डक्ट मेंटेन टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, ठीक है। अब नीचे जो हमें बताया गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस बता दिया। अब oogenesis पे हम लोग चर्चा करेंगे, किस पे, oogenesis। तो मैं पहले रफ में आपको oogenesis के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन समझा दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और PYQ सब बनेगा नीट का, आप देखिएगा, मैं भी बनाऊँगा, ठीक है। जो इसमें है वही हिसाब से सब बन जाएगा, ठीक है। तो अब oogenesis पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज रफ वाला है। oogenesis क्या है, oogenesis में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो oogenesis, तो देखते हैं oogenesis में क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारा oogenesis में 4 गो स्टेज लगता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जो हमारा oogenesis है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, पर oogenesis में ऐसा केस नहीं होता है। oogenesis स्टार्ट होता है फीटल लाइफ से भी oogenesis स्टार्ट होता है। फिर फीटल लाइफ के बाद आएगा बर्थ चाइल्डहुड, उसके बाद आता है प्यूबर्टी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, पर oogenesis में फीटल लाइफ से शुरू होता है। oogenesis हमारा कहाँ से होता है, फीटल लाइफ, उसके बाद बर्थ चाइल्डहुड, उसके बाद प्यूबर्टी, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। तो oogenesis में क्या होता है, oogenesis में हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, मतलब oogenesis में फॉर्मेशन होता है ओवम का। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ओवरी में होगा, ठीक है। oogenesis ओवरी में होता है, और ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है मैं स्टेप बाय स्टेप को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो oogenesis, तो देखिएगा 2n है हमारा, क्या है 2n है, क्या है 2n, हाँ 2n हमारा है oogonia, ठीक है, डिप्लॉयड होता है oogonia, ठीक है। फिर ये oogonia सेम ही प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है। oogonia में ये भी रैपिड माइटोसिस मेथड से मोर oogonia बनाता है। क्या बनाता है, मोर oogonia बनाता है, ठीक है। फिर जो हमारा oogonia है रैपिड सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। DNA, RNA, प्रोटीन से क्या बनाता है यहाँ पे, ये भी 2n ही होता है, प्राइमरी साइट। अब इसके बाद नीचे खेल थोड़ा सा बदल जाता है, इसको भी मैं oogenesis को भी 3 फेज में बताऊंगा। मल्टी, दिख रहा है आपको, हाँ, मल्टीप्लिकेशन, क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन
फेज, ये भी 3 स्टेज में चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया यहाँ से यहाँ तक क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ है। फिर मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या है यहाँ पे, ग्रोथ फेज हुआ है। फिर ग्रोथ फेज के बाद आगे बताऊँगा, ये प्राइमरी oocyte है, फर्स्ट मियोसिस करेगा। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस करेगा। क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। और यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, टू अनइक्वल सेल बनाएगा, टू अनइक्वल सेल बनाएगा, ठीक है। लार्ज वाला ये हैप्लॉइड ही होता है, लार्ज वाला को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, ओके। और स्मॉल वाला को पहले बोलेंगे पोलर बॉडी फर्स्ट, ओके। अब क्या होता है जो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में स्पर्म का जैसे ही एंट्री होता है, क्या होता है, स्पर्म का सेकेंडरी oocyte में स्पर्म का जैसे ही एंट्री होता है, उसके बाद मियोसिस सेकेंड मेथड करेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte मियोटिक सेकेंड मेथड, मियोटिक सेकेंड मेथड से टू अनइक्वल सेल फिर से बनेगा। एक छोटा वाला को हम लोग बोलेंगे पोलर बॉडी 2, क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी। और जो लार्ज बनेगा फाइनली ये हैप्लॉइड होता है, इसको बोलेंगे ओवम, ओके। और यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने बताया मैच्योरेशन फेज, ओके। तो देखिए मैंने oogenesis के बारे में आपको बताया, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि oogenesis जैसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से ही शुरू होता है, पर oogenesis के इसमें ऐसा नहीं होता। oogenesis हमारा भाई साहब फीटल लाइफ से शुरू होता है, फीटल लाइफ के बाद बर्थ चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, तो ओवरी में होता है, ठीक है। oogonia 2n होता है, ओवरी के अंदर ही होता है oogonia 2n होता है। इसमें रैपिड माइटोसिस करके मोर oogonia बनाता है, और ये oogonia रैपिड सिंथेसिस DNA RNA प्रोटीन प्राइमरी oocyte बनाएगा। फिर ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके 2 अनइक्वल सेल बनाएगा, पोलर बॉडी 1, और ये जो बड़ा वाला है इसको सेकेंडरी oocyte बनेंगे। फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस से मियोटिक सेकेंड मेथड से डिवाइड करेगा और पोलर बॉडी सेकेंड बनाएगा और ओवम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ फेज है और यहाँ से यहाँ तक मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। तो oogenesis आपको आई होप समझ में आ गया। अब मैं NCERT को रीड मारूंगा, ठीक है। आप मोटा मतलब कि आप एक बार देख लीजिए, इसमें अगर दिक्कत हो तो एक बार और इससे देख सकते हो। मैं रफ में जो भी बताता हूँ आप 2 बार देख लीजिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओवम, यहाँ पे ओवम OVUM ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी अगर स्पेलिंग का मिस्टेक हो तो आप देख सकते हो, मतलब गलत हुआ है तो आप कमेंट कर दीजिए, हाँ भाई यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, ठीक है। मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब oogenesis को हम लोग NCERT से पढ़ेंगे। oogenesis, हाँ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, उसको oogenesis कहते हैं। oogenesis मेच्योर फीमेल गैमेट जैसे ओवम मैंने आपको बताया, ठीक है। और oogenesis एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट से शुरू होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट बोले तो फीटल लाइफ से ही हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है।
मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल होते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया का फॉर्मेशन कब होता है? बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही ऊगोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कहाँ पे होता है? तो फीटल ओवरी में होता है, ठीक है। और जन्म के बाद कोई भी ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और फिर आफ्टर बर्थ, पहला एम्ब्रायोनिक स्टेज मैंने आपको बताया, फीटल लाइफ इसी को कहते हैं। उसके बाद बर्थ चाइल्डहुड, मतलब आफ्टर बर्थ जो हमारा सेल है स्टार्ट करेगा। कौन सेल स्टार्ट? ऊगोनिया स्टार्ट करेगा सेल डिवीजन, प्रोफेज 1 करेगा मियोटिक डिवीजन करके, या क्या बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा हमारा प्राइमरी oocyte। फिर ये प्राइमरी oocyte में साउंडेड होता है एक लेयर जिसको ग्रैनुलोसा सेल कहेंगे। फिर ये ग्रैनुलोसा सेल साउंडेड हो जाएगा एक लेयर से, उसको हम लोगों में प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी oocyte में एक लेयर उसमें आ जाता है, उस लेयर का नाम है ग्रैनुलोसा सेल, इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल लार्ज इन नंबर एंड फॉलिकल डिग्रेड एंड ब्रथ इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है ये घट जाता है, इसका नंबर मिलियंस में, यहाँ पे आपको देख सकते हो मिलियंस में ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो प्राइमरी oocyte है फॉलिकल बनता है, इसका नंबर थोड़ा सा घट जाता है, 6000 से 8000 प्राइमरी फॉलिकल बचता है कहाँ? जब प्यूबर्टी आ जाता है, ओके, ठीक है। और जो प्राइमरी फॉलिकल है मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से ये सेकेंडरी उस फॉलिकल बनाएगा। फिर सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसमिट हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में, और इसमें फील्ड एक कैविटी है जिसको एंट्रम कहेंगे। एंट्रम के बाद यहाँ पे 3 लाइन में ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हल्का सा इसमें डिटेल दिया गया है। थेका लेयर होता है, थेका इनर, थेका इंटरना, आउटर वाल को थेका एक्सटर्ना कहेंगे, ठीक है। और प्राइमरी oocyte बनाएगा टर्सरी फॉलिकल साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है ग्राफियन फॉलिकल का, हल्का सा इसमें बताया गया। आपको मैं डायग्राम भी बना के यहाँ रफ में दिखा देता हूँ ग्राफियन फॉलिकल का। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डायग्राम एक बार रफ में बता देता हूँ, ठीक है। क्या? ग्राफियन फॉलिकल का। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे हाँ मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ ग्राफियन फॉलिकल, ओके। तो पहले एक सर्कल यहाँ पे होगा, ठीक है। रफ डायग्राम है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, ओके। और फिर हल्का 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 ऐसे ऐसे कुछ सेल होंगे, ऐसा कुछ सेल होगा, ओके ओके। हाँ ऐसा ऐसा होगा सेल, हाँ ऐसा सेल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आउटर पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं डायग्राम इसी कारण बता रहा हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल का एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हल्का सा आपको आइडिया मिलेगा कि ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम होता कैसा है, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल का, इस वाले को हम लोग बोलते हैं थेका एक्सटर्ना, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं थेका इंटरना, ओके। और यहाँ पे हमारा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के सर्कल आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कल डायग्राम को बोलते हैं ग्रैनुलोसा। ये फॉलिकल सेल में जो लेयर होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये सेल जो आपको गोल सर्कल सा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कुमुकस
फॉलिकस, ओके, कुमुलकस सब फॉलिकल्स कहते हैं। और इसमें जो एक कैविटी है इसको बोलते हैं एंट्रम। यह ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो लास्ट लाइन में बताया गया है, प्राइमरी oocyte, जो हमारा प्राइमरी oocyte है, इसमें लेयर हो जाता है ग्रैनुलोसा सेल का, ठीक है, और ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल डी जनरेट हो जाता है प्यूबर्टी में, 6 साल 8 साल प्राइमरी के फॉलिकल बनता है। ये फिर प्राइमरी फॉलिकल पे मोड लेयर ग्रैनुलोसा सेल का आ जाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर हो जाता है टर्सी फॉलिकल, और टर्सी फॉलिकल में कैविटी जिसको एंट्रम कहते हैं, ठीक है। और एंट्रम के बाद ये 3 लाइन में ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर के बारे में हल्का सा नॉलेज दिया हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये 3 लाइन को जैसे आप पढ़िएगा तो आपको दिमाग में पता चल जाएगा हाँ यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, जो हमारा टर्सी फॉलिकल है ग्रो करेगा साइज में, और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करेगा और 2 अनइक्वल सेल बनाएगा। लार्ज है, देखो मैंने आपको डायग्राम में भी देखा है, बताया, और यहाँ भी आप देख सकते हो। जहाँ टर्सी फॉलिकल है, देखो ये प्राइमरी oocyte ही होता है। प्राइमरी oocyte थोड़ा सा फॉलिकल बन जाता है, ग्रैनुलोसा लेयर आ जाता है तो प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, और प्राइमरी फॉलिकल के बाद बहुत सारा ग्रैनुलोसा लेयर इस पर आ जाता है, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल टॉसी फॉलिकल बनाता है। टॉसी फॉलिकल में कैविटी जिसको एंट्रम कहता है, ठीक है। एंट्रम के बाद ग्राफियन फॉलिकल का थोड़ा सा इसमें बताया गया है। ये जो टर्सी फॉलिकल है कुछ नहीं है, प्राइमरी oocyte ही होता है, थोड़ा सा ग्रैनुलोसा लेयर का बन जाता है, उसको नाम चेंज किया गया है, ठीक है। तो यही जो टर्सी फॉलिकल है पहला म्यूसिस करेगा, 2 अनइक्वल सेल बनाएगा, ठीक है। लार्ज वाले को लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला रहेगा उसको पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte म्यूसिस सेकेंड मेथड करेगा, इसमें थोड़ा सा नहीं बताया गया है। बल्क में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न एंड फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, एंड द टर्सी फॉलिकल मेच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। देखिए आपको ग्राफियन फॉलिकल है ना, टर्सी फॉलिकल मेच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल है। सेकेंडरी oocyte में न्यू मेम्ब्रेन आ जाता है, जोना एलुसिडा, एंड ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर टू सेकेंडरी oocyte, एक ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है। फिर ओवम का फॉर्मेशन, देखो ओवम रिलीज होता है, और इसको ओवुलेशन कहते हैं, और LH हार्मोन की वजह से होता है। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो इसे तो हम समझाने की कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने डायग्राम में रफ में आपको इतना बढ़िया से समझा दिया है, तब पर भी मैं डायग्राम को एक बार बता देता हूँ। इसमें हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता दिया, प्यूबर्टी से ही स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारा माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बनाता है, फिर प्राइमरी oocyte फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्यूसिस सेकेंड मेथड करेगा, और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बनाता है। E2N होता है, स्पर्मेटोगोनिया 2N होता है, और यहाँ माइटोसिस मेथड हुआ है, क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये भी 2N होगा। इसमें मियोसिस हो गया तो 2N से N क्रोमोसोम यहाँ पे होगा, और फिर N से स्पर्मेटिड में भी N ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं oogenesis। मैंने आपको भी बताया oogenesis 4 स्टेज में होता है, फीटल लाइफ, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, oogonia है, बहुत सारा माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाएगा। फिर जो हमारा प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप मतलब कि ठीक है, प्राइमरी oocyte बनाएगा। फिर प्राइमरी oocyte म्यूसिस फर्स्ट मेथड करने के बाद सेकेंडरी oocyte, मतलब म्यूसिस फर्स्ट मेथड बनेगा तो 2 सेल बनाता है, लार्ज वाले को सेकेंडरी oocyte और स्मॉल वाले को पोलर बॉडी 1 कहेंगे। और फिर सेकेंडरी oocyte सेकेंड म्यूसिस करेगा, स्पर्म का एंट्री होता है ना सेकेंडरी oocyte में, तभी यहाँ पे सेकेंड म्यूसिस होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी हमसे गलती हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपने गलत पढ़ा है या गलत बताया है, तो मैं उसे देखूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत किया, तो मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।